नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो साल 2024 के स्टार्ट होते ही अपना भयानक रूप दिखा के गई। साल 2024 तारीख 1 जनवरी, जहां दुनिया का हर देश एक जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, पर शायद जापान के लोगों के नसीब में यह जश्न नहीं था। ठीक शाम 4:10 में जापान में एक बड़ा भयंकर भूकंप देखने को मिला। इसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। A new year typically signals a fresh start, but for Japan, 2024 begins with a tremor. A powerful 7.6 magnitude earthquake has struck the central region, but the Japanese spirit remains unbroken. In the aftermath of the earthquake, Japan wastes no time. ये भूकंप का एपिसेंटर जो था वो जापान के नोटो पेनिनसुला में देखा गया। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा दोस्तों, तो पेनिनसुला एक ऐसी पीस ऑफ लैंड होती है जो चारों ओर पानी से घिरी होती है। और ये मंजर यहां नहीं रुका। इसके अगले 24 घंटे तक एक नहीं, दो नहीं, पूरे 155 भूकंप देखने को मिले। ये भूकंप इतने भयानक थे कि आसपास के समुद्र की लहरें 1 से 2 मीटर तक उछलकर सीधा जाके जापान के वेस्ट कोस्ट में टकराई। इस भयानक मंजर को देख के दो सवाल जरूर आपके दिमाग में भी आते होंगे। पहला, कि जापान ही ऐसी कंट्री क्यों है जिसमें इतने सारे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस या सुनामीज देखने को मिलते हैं। और दूसरा, जापान की गवर्नमेंट ऐसे कौन से प्रिकॉशंस या टेक्निक या स्टैंडर्ड्स यूज करती है अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, जिसके वजह से जापान में हमेशा हर बार की तरह लोगों की मरने की तादाद कम होती है। अगर ऐसा भूकंप, ऐसी सुनामी किसी और देश में आया होता तो शायद लाखों लोग मारे जाते, मगर 8 जनवरी तक जापान में मात्र 100 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस जापान लेता है, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। इन सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिरकार ये अर्थक्वेक्स होते क्या हैं। आप सबको पता होगा कि धरती के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर के पीसेस होते हैं। तो इन पत्थर को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। जब भी इनमें से कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और अपनी पोजीशन बदलती हैं, अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं अर्थक्वेक वेव्स, और यही कारण होते हैं भूकंप के। ठीक इसी तरह अगर आप मैप में देखेंगे तो जापान का ज्योग्राफिकल एरिया इस तरीके से बना हुआ है कि ये 4 ऐसी टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। पहली नॉर्थ इंडिया प्लेट, दूसरी यूरोपियन प्लेट, तीसरी फिलिपिन प्लेट और चौथी पैसिफिक प्लेट। जब भी इनमें से कोई भी दो प्लेट्स आपस में टकरा के अपनी पोजीशन बदलती हैं, ठीक उसी एरिया में जापान के आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट, जो जापान के ऑलमोस्ट सारे एरिया, एक साइड का पूरा एरिया कवर करती है। जब भी ये पैसिफिक प्लेट किसी दूसरी प्लेट से टकराती है और अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जापान में हर बार आपको 6 या 6 से ऊपर के भूकंप देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस पैसिफिक प्लेट को हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। और अगर आप मैप में देखेंगे तो जापान के मोस्टली एरिया को इस प्लेट ने कवर किया हुआ है। जो भी देश टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास लाई करते हैं, उन देशों में आपको ज्यादातर भूकंप देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें भारत की, तो भारत का जो नॉर्थ हिस्सा है वो यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आसपास स्थित है। और इसमें जो सबसे बड़ा देश जिसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं वो है नेपाल, जो सीधा इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में लाई करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी नॉर्थ इंडिया में कोई भूकंप आता है तो अक्सर उसका एपिसेंटर नेपाल या हिमालय रीजन के आसपास ही होता है। और जो देश इन टेक्टोनिक प्लेट्स के एरिया से बहुत हट के लाई करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, रशिया, हमेशा आपको यहाँ पे भूकंप बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ भूकंप नहीं आते, बट उसकी तीव्रता या उसका मैग्नीट्यूड बहुत माइल्ड होता है, ताकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आपने कब देखा होगा कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में कोई भूकंप आया होगा? बहुत कम। अब क्योंकि जापान इतनी ज्यादा इफेक्टिव कंट्री है अर्थक्वेक से या वॉल्केनो से, या फिर आप बात करिए सुनामी से, शायद यही वजह है कि जापान की गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स
कुछ ऐसे प्रिकॉशंस या स्टैंडर्ड्स यूज करती है जिससे काफी हद तक डिस्ट्रक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला जापान का की बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जापान में जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो कॉमन स्टैंडर्ड्स को मीट करनी जरूरी होती है। कोई भी बिल्डर कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है उसमें 3 स्टैंडर्ड्स में से कोई एक स्टैंडर्ड जरूर फॉलो करता है। और सबसे पहला स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो इसका है टाइशिन। टाइशिन बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है जो ऑलमोस्ट हर घर में अप्लाई होता है। इसमें बिल्डर को ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी भी घरों की वॉल्स हैं, बीम्स हैं या कोई भी पिलर्स हैं, उसको एटलीस्ट मिनिमम थिकनेस मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो जापान के जितने भी वेव्स आती है उनको झेल पाए। इससे ऊपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो है शाइशिन। शाइशिन नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें, और हम कह सकते हैं एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें हाई राइज बिल्डिंग की फाउंडेशन के नीचे हमेशा रबर मैट्स बिछाए जाते हैं। ये रबर मैट्स मोस्टली अर्थक्वेक्स की जितनी भी हाई वेव्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए बिछाई जाती हैं। जापान की गवर्नमेंट का मानना है कि जितने भी अर्थक्वेक जो 6 या 6 से ऊपर के आते हैं उन सबके अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसको ये रबर मैट्स आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसका जो थर्ड स्टैंडर्ड है, जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टैंडर्ड है, वो है मेनशीन। तो मेनशीन में हर बिल्डिंग को अर्थ से एक आइसोलेट पोजीशन पे बनाया जाता है और अर्थ और इसके बीच में जो भी गैप होता है उसको स्टील, लेड या रबड़ के पत्थरों से, लेयर से भर दिया जाता है। जब भी कोई अर्थक्वेक का वेव, हाई मैग्नीट्यूड वेव आती है तो ये बिल्डिंग हमेशा अर्थ से इंडिपेंडेंटली मूव करती है। इसकी वजह से बहुत कम शेक देखने को मिलता है इन बिल्डिंग में। जापान की एक, अगर आप देखें 2011 में जब जापान में भूकंप आया था 9.0 मैग्नीट्यूड का, तो जापान की एक सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग स्काई ट्री नाम की इसी स्टैंडर्ड से बनी हुई थी और आज भी वो बरकरार है इतनी भूकंप आने के बावजूद। इसके अलावा जापान ने और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस और मेजर्स अडॉप्ट किए हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक से बचने के लिए काफी मदद मिलती है। जापान में हर एक स्मार्टफोन में आपको इमरजेंसी अर्थक्वेक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं। जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे 5 या 10 सेकंड पहले ये ट्रिगर हो जाते हैं और इससे लोगों को इवैक्यूएट होने की में काफी मदद मिलती है। उसके अलावा जापान में ऐसी बहुत सी बुलेट ट्रेन्स बनाई गई हैं जिसमें अर्थक्वेक सेंसर्स लगे हुए हैं। 2011 में भी जब जापान में इतना भयंकर भूकंप आया था, 27 से 28 मेट्रो ट्रेन्स में ये अर्थक्वेक जो सेंसर्स है वो ट्रिगर हुए थे और उसी मोमेंट में ये सारी मेट्रो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स वहीं पे फ्रीज हो गई थी, जिसके वजह से काफी लोग मरने से बच पाए थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।